Is my voice audible? Is my voice audible to everyone? अभी क्लियर है? इज इट क्लियर? इज माई वॉइस ऑडिबल? यस, ओके ओके, ठीक है। चलो, तो मैं डिस्कस कर रही थी कि ऑल टॉयज ऑल फ्लैट दो तरीके होते हैं इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक होता है मीडिएट रीजनिंग, मीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरा होता है इमीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग। दीज आर द टू काइंड ऑफ रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। जो इमीडिएट वाला होता है उसको मैं सिलॉजिज्म बोलती हूँ। इसमें क्या होता है, दो प्रेमाइसेस होते हैं, उससे मैं दो प्रेमाइसेस को यूज करके मैं कंक्लूजन निकालती हूँ। दैट इज मीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलॉजिज्म। बट वेन एवर आई एम यूजिंग अ सिंगल प्रेमाइज टू गेट अ कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड एज इमीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग. So whenever this kind of question come, first try कि आप मे बी मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, आपके इमीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग से आपके आंसर्स निकल जाते हैं। अगर उससे ना निकले देन यू हैव टू ट्राई विद मीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग। सो अगर हम इसको देखें, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज। सो इस स्टेटमेंट से क्या मैं बोल सकती हूँ कि ऑल फ्लावर्स आर टॉयज? तो क्या इससे आप बोल सकते हो कि सम फ्लावर्स आर टॉयज तो होगा ही होगा? कैन यू से दिस कि सम फ्लावर्स आर टॉयज तो करेक्ट होगा ही होगा फॉर श्योर? ये बोल सकते हो? सिमिलरली, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज से आई कैन से सम फ्लावर्स आर टॉयज, ये पक्का श्योर है। क्या आप बोल सकते हो सम टॉयज आर फ्लावर्स? ये भी ट्रू होगा। कैन यू से दिस ऑल फ्लावर्स आर टॉयज? दिस इज ए काइंड ऑफ सिचुएशन। ए होता है, ठीक है, AEIO। सो ए जब भी मेरा सिचुएशन होता है ए से, बिकॉज ऑफ इमीडिएट रीजनिंग हम ए को आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए को वी कैन कन्वर्ट इट इनटू आई, बिकॉज अगर ए ट्रू है तो आई तो ऑब्वियसली ट्रू होगा ही होगा। सो कैन आई से ऑल फ्लावर्स आर टॉयज? अगर ट्रू है तो सम फ्लावर्स आर टॉयज भी ठीक होगा और सम टॉयज आर फ्लावर्स भी ठीक होगा। कैन आई से दिस दैट दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कैन आई से दिस और नॉट? क्लियर है ना सबको? सो इन दोनों में से सम टॉयज आर फ्लावर्स, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब ये तो मेरे आंसर में होगा ही होगा, सी तो होगा ही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सम टॉयज आर ट्रीज, ये आई काइंड ऑफ सिचुएशन है। क्या इससे ए वाली हम बोल सकते हैं सम टॉयज आर ट्रीज? सो क्या ऑल टॉयज आर ट्रीज करेक्ट होगा? विल ऑल टॉयज आर ट्रीज करेक्ट होगा? नहीं होगा। सम टॉयज आर ट्रीज करेक्ट है, ऑल टॉयज आर ट्रीज करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, सम टॉयज आर ट्रीज करेक्ट है तो सम ट्रीज आर टॉयज करेक्ट होगा? सम ट्रीज आर टॉयज, ये करेक्ट होगा? येस और नो? सम ट्रीज आर टॉयज, अगर सम टॉयज ट्रीज हैं तो कुछ ट्रीज भी तो टॉयज होंगी ना, ये करेक्ट होगा। बट ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारे इसके अंदर गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा दो, इससे कुछ नहीं निकला, इससे एक स्टेटमेंट निकला जो सी था। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स सम बटरफ्लाईज आर ट्रीज, तो इससे सम ट्रीज आर बटरफ्लाईज होगा नहीं होगा? सम बटरफ्लाईज आर ट्रीज, सो कैन आई से सम ट्रीज आर बटरफ्लाई? कैन आई से दिस यस और नो? अगर सम बटरफ्लाईज आर ट्रीज हैं तो सम ट्रीज आर बटरफ्लाईज होंगी, सो सम ट्रीज आर बटरफ्लाईज। सो सी एंड ई both are correct statement, and these conclusion I have drawn with the help of what I call it is not mediate deductive reasoning, it is immediate deductive reasoning। ये immediate deductive reasoning से है, ये mediate से नहीं है। So the answer for this question would be 2. Is it clear to everyone? Is this question clear to everyone? Yes or no? Is it clear to everyone? Yes or no? हाँ, मीडिएट इमीडिएट दो काइंड ऑफ रीजनिंग होती है शबनम। डिडक्टिव रीजनिंग इज ऑफ टू काइंड, वन इज कॉल्ड एज मीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इमीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग। अगर आपने
आपने शायद मेरा इस बार मैंने नहीं पढ़ाया, कोई नहीं। चलो, मीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है? इमीडिएट, इमीडिएट मतलब एकदम से। मेरे पास अगर एक प्रेमाइस है और उस एक प्रेमाइस को यूज करके मैं अपना कंक्लूजन निकाल रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इमीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग। तो ऊपर मेरे पास क्या था? सम बटरफ्लाईज आर ट्रीज, ये एक प्रेमाइस थी। इसी एक प्रेमाइस को यूज करके मैंने बोला सम ट्रीज आर बटरफ्लाई। सो आई एम यूजिंग अ सिंगल premise to getting a conclusion. That kind of reasoning is called as immediate deductive reasoning. बट जब मैं दो प्रेमाइसेस को यूज करूंगी फॉर गेटिंग अ कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड एज मीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग, which is also called as syllogism. So syllogism and mediate deductive reasoning are same when I am using two premise to get a conclusion. जैसे मेरे पास क्वेश्चन में होता है, सपोज all apples are pen, ठीक है, और ऑल पेन आर नोटबुक। सपोज ये दो प्रेमाइसेस गिवन है, मैं इससे कंक्लूजन निकाल सकती हूँ ऑल एप्पल आर नोटबुक। कैन आई फाइंड आउट दिस कंक्लूजन? क्या मैं इससे कंक्लूजन निकाल सकती हूँ ऑल एप्पल आर पेन, ऑल पेन आर नोटबुक? सो क्या इन दो को यूज करके मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ ऑल एप्पल आर नोटबुक? यस और नो? शबनम आप बताओ, मैं निकाल सकती हूँ नहीं निकाल सकती? टेल मी। शबनम, आपको डाउट था ना? Can I find this conclusion that all apples are notebook? Yes. तो मुझे एक चीज बताओ, इस कंक्लूजन को निकालने के लिए मैंने दोनों प्रेमाइस यूज करे हैं या सिर्फ एक ही प्रेमाइस यूज करा है? Have I used both the premises or single? दोनों यूज करे हैं ना? So this is called as mediate deductive reasoning or syllogism. But जो ऊपर वाला केस था जिसमें एक था some butterflies are tree, तो मैंने इससे निकाल दिया सम ट्रीज आर बटरफ्लाई। सो ये कंक्लूजन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक प्रेमाइस यूज करके निकाला है। सो दिस इज कॉल्ड एज इमीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग। क्लियर है अभी? क्लियर ना? ओके। देन क्वेश्चन नंबर 30, बताओ। इसकी तो मतलब थोड़ा क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? बताओ 30 का आंसर क्या होगा? 30 का 3D। अभी मेरी स्क्रीन पे आपको हैंड रिटन डॉक्यूमेंट दिख रहा है या क्वेश्चन दिख रहे हैं? व्हाट आर यू एबल टू सी ऑन माय स्क्रीन? वर यू एबल टू सी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट? हैंड रिटन ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो जस्ट सी दिस। हाँ, सस्टेनेबल, यस इसका आंसर है 3। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड गोल्स। 17 गोल्स है इकट्ठे जो डिजाइन किए गए हैं ताकि हम बेटर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर ला सके सबके लिए। गोल्स जो ये सेटअप हुए थे ये 2015 में सेटअप किए थे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, और उन्होंने बोला था 2030 तक मैं ये गोल्स अचीव करूंगा। सो व्हाट ऑल, सो कोई आपसे भी पूछ सकता है ये गोल्स कब आए? 2015 में आए थे और इनका टारगेट है 2030 तक। Now, what are the different goals which are including in these sustainable development goals? One is poverty. There shouldn't be no poverty. कोई poverty नहीं हमें चाहिए 2030 तक। Zero hunger, कोई भी भूख से ना मरे। Good health और well-being होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए। जेंडर में इक्वालिटी होनी चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मिलना चाहिए। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए।
नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी को कम करना है. पहले जेंडर इनइक्वालिटी था, अभी इनइक्वालिटी है. दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, किसी के भी बेसिस पर. सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होनी चाहिए. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, हर चीज को ढंग से कंज्यूम करना और प्रोड्यूस करना. क्लाइमेट के एक्शन पे ध्यान देना चाहिए. लाइफ बिलो वाटर, वाटर के नीचे भी लाइफ आ सकती है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. मतलब लाइफ जो बिलो वाटर है, उस लाइफ के ऊपर देखना चाहिए. लाइफ ऑन लैंड एंड पीस, justice and strong institution and partnership for the goals. So these are the 17 goals which are included in sustainable development goals. So अगर हम देखें, जेंडर इक्वालिटी था इंक्लूडेड, क्लाइमेट एक्शन था, लाइफ बिलो वाटर था, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इसमें इंक्लूडेड नहीं था. सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी 3. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? जस्ट ये देख लेना, 17 जो भी हैं वो जस्ट राइट देम. और ये सॉल्यूशंस है ना आपके पास? हैव यू ऑल दीज, आप लोगों के सॉल्यूशंस हैं क्या? ठीक है, तो एक बार जस्ट उसको गो थ्रू कर लेना. ठीक है. सो विच अमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर मटेरियल टू फैब्रिकेट सोलर सेल? बताओ कौन से मटेरियल यूज हो सकते हैं. पहली चीज, सोलर सेल्स को, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस ही करती जाती हूँ बिकॉज इसमें ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है. सोलर सेल्स को हम फोटो, इज माई वॉइस नॉट कमिंग? इज माई वॉइस नॉट कमिंग? इज माई वॉइस नॉट कमिंग? कम आ रही है ना? तो एक बार शबनम अपना नेटवर्क चेक कर लो. सोलर सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल्स. ठीक है, सोलर सेल्स को हम फोटोवोल्टाइक सेल्स भी बोलते हैं. ये डिवाइसेस हैं जो कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो दीज आर डिवाइसेस टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये जो सेल्स होते हैं, इनका मेन कंपोनेंट होता है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से ये बने होते हैं. जो मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर होता है उसको हम बोलते हैं सिलिकॉन. सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर. लेकिन इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हम सेमीकंडक्टर के लिए यूज करते हैं. तो सिलिकॉन तो होगा ही होगा सेमीकंडक्टर का मटेरियल. इसके अलावा कॉपर, इंडियम डाइसिलिनाइड, ये कंपाउंड होता है जिसे हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज कैडमियम टेल्यूराइड. कैडमियम टेल्यूराइड भी हम यूज करते हैं. कैडमियम टेल्यूराइड हो या कैडमियम की कोई और फॉर्म हो, उसको हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज गैलियम. गैलियम आर्सेनाइड जो यहाँ लिखा हुआ है उसको भी हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज इंडियम टिन ऑक्साइड. इंडियम टिन ऑक्साइड, सो इंडियम टिन ऑक्साइड भी यूज होता है एंड योर गैलियम आर्सेनाइड भी यूज होता है. आपका कैडमियम सल्फाइड या कैडमियम टेल्यूराइड ये भी यूज होता है. एंड डिफरेंट सल्फाइड्स, अलग अलग सल्फाइड्स यूज होते हैं. So these are all different components that we can use to fabricate solar cell. So the answer would be fourth. ठीक है, इसका आंसर फोर्थ होगा क्योंकि हम ये सारे यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32. इट इज वेरी इजी. देख के बताओ. 32 का आंसर बताओ. लाइट is written as GILTH. Next is fight is written as GIFTH. Now tell me, how would sight be written as? 2 होगा 1 होगा आंसर. आंसर वुड बी 2 और 1. 1 कैसे आ रहा है आप लोगों का? देखो लाइट तो TH ऐसे करके चेंज कर दिया, ऐसे ही LGI इस तरीके से चेंज कर दिया. सिमिलरली अगर हम ऊपर देखिए FGI और TH इस तरीके से चेंज किया है. सो सिमिलरली अगर मैं साइट देखूं,
सो लास्ट के दो टी और एच हो जाएंगे और ये हो जाएगा GIS, ऐसे 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 और ऐसे. So my answer would be GISTH. So it would be B. I don't know why you all are saying A. B होगा इसका आंसर. क्लियर है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट लाइट लाइट, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, उनको एक के नीचे एक लिखो, तभी क्लियर होती है चीज की क्या है. वो देख के ना पैटर्न समझ आ जाता है, ऐसे है ऐसे है. अब दूसरे में भी देखो ये पैटर्न है या नहीं है. ठीक है, क्लियर है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? द आंसर वुड बी 2. नेक्स्ट, कमिंग टू डिफरेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. From the point of view of research ethics, which of the following is least vulnerable in research? इनमें से कौन सा least vulnerable होता है? Problem fluctuation and identifying the variables involved, data analysis and interpretation, reporting of research result, citing a theory in support of one thesis. भाई रिसर्च एथिक्स में साइटिंग अ थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. साइटिंग अ रिसर्च थ्योरी इज एन इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर हमारा प्लेगैरिज्म इन्वॉल्व होता है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट. देखो रिसर्च एथिक्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस ऑर्डर में हमें याद करने हैं कि ये ऑर्डर में ध्यान रखना है. अगर पहला ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ढूंढो, तीसरा ढूंढो, चौथा ढूंढो. ये ऑर्डर जरूर याद रखना जिस ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ. फर्स्ट होता है रिसर्च एथिक्स में मुझे ध्यान रखना है कि जो भी मेरा पार्टिसिपेंट है ना, उसे कोई भी हार्म नहीं हो रहा. There's no harm should be caused to the participant. सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च एथिक में कि जो भी आप पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व करो उन्हें हार्म नहीं हो रहा होना चाहिए. लाइक अगर आपने सपोज कोई एनिमल स्टडी कर रहे हो, किसी एनिमल में देख रहे हो तो एनिमल्स को हार्म नहीं होना चाहिए. अगर आप ह्यूमन बीइंग में देख रहे हो तो ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च एथिक्स. सेकेंड इज, जितना भी आपने रिसर्च का काम करा है उस डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी से संभाल कर रखना. सिक्योरिटी ऑफ रिसर्च रिकॉर्ड्स, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको सिक्योर तरीके से, कॉन्फिडेंशियल तरीके से संभाल कर रखना. दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. थर्ड इज ऑनेस्टी in reporting the results of the data and your procedure. तो जितना भी आपका डेटा आया, जो आपके रिजल्ट्स आए, उसको ऑनेस्टली उसको रिपोर्ट करो, उसको ठीक से रिपोर्ट करो. सो ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, ये दोनों इस पॉइंट से रिलेटेड है या नहीं है? ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर डेटा. सो अगर रिजल्ट्स के अंदर ऑनेस्टी करनी है, मतलब उसको ठीक से एनालाइज करो, उसको इंटरप्रेट ठीक से करो और रिपोर्ट करो ठीक से. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ इज ओपननेस इन शेयरिंग द डाटा. ओपननेस इन शेयरिंग द डाटा. शेयरिंग द डाटा किसके साथ? अगर आपका काम हो चुका है, आप पब्लिकेशन कर रहे हो, तो जो आपका डेटा आया, जहां पे आप पब्लिकेशन कर रहे हो वहां पे आप अपना डेटा सब दिखा सकते हो. सेकंड, जिसने आपको फंडिंग दी है, जो आपकी फंडिंग अथॉरिटी है, उसको आपका डेटा सब कुछ पता होना चाहिए. सो ओपननेस इन शेयरिंग द डेटा, बिकॉज दे आर गिविंग यू द फंड्स, एंड अगर आप उनको डिस्क्लोज नहीं करते, सो दैट इज अ रिसर्च एथिकल प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड. एंड फिफ्थ वन इज साइटिंग अदर्स वर्क प्रॉपरली. किसी और के काम को प्रॉपर वे से साइट करना, विच विल कम अंडर प्लेगैरिज्म. सो प्लेगैरिज्म इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट अंडर रिसर्च एथिक्स. तो ये 5 चीजें होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च एथिक्स में. अभी देखिए तो इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो लीस्ट वल्नरेबल है? दैट इज ऑल्सो वल्नरेबल, बट लीस्ट कौन सा होना चाहिए इसमें से? आउट ऑफ these three are important. हम इसलिए आंसर देंगे फर्स्ट. ठीक है. दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर आप यही सही नहीं करोगे तो आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे. बट ये 5 सबसे क्रिटिकल होते हैं, तभी उन्होंने क्वेश्चन में बोला लीस्ट वल्नरेबल. मतलब ये पहला भी वल्नरेबल है, बट इन सब में से लीस्ट कौन सा होगा? दिस वुड बी लीस्ट. ठीक है.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? 33 का आंसर है 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इसका ऑर्डर याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन में ना आ जाता है इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल कौन सा है, तो मोस्ट वल्नरेबल हम अभी तो इस क्वेश्चन में देयर इज अ लाइक सेकंड और थर्ड दोनों सेम लेवल पे है, बट ये ऑर्डर याद रखना क्योंकि ये ऑर्डर आपका मतलब इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें ये सेकंड और थर्ड इम्पोर्टेंट है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, कोई आपको मोस्ट वल्नरेबल बोले दोनों इक्वली है, बट अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो तो ये 5 ऑर्डर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 34 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटरी, ट्राइंग टू क्लियर, क्या बोल रहे हो शुभम? शुभम व्हाट आर यू सेइंग? Which of the following are regulatory body within the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development in the central government? Which of the following are regulatory body within the Department of Higher Education? Higher Education MHRD के higher education में कौन सी important body होती हैं? ठीक है, एक सबसे पहला दिया हुआ नीपा, नीपा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ educational planning and administration, it was set up by Ministry of Education, which is MHRD, Ministry of Human Resource and Development. Next, UGC. UGC is University Grant Commission. It was established by UGC Act 1956 under the Ministry of Education, and it is the regulatory body for higher education. Next is AICTE. AICTE is also the one of the technical education के लिए regulatory body होती है, All India Council for Technical Education, which was established by MHRD in 1945. It is the regulatory body for technical courses. जितने भी technical courses हैं उनके लिए regulatory body है. DEC is Distance Education Council. डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को रेगुलेट करती है डीईसी, रेगुलेटरी बॉडी है डीईसी जो डिस्टेंस लर्निंग होता है उसका. ICSSR, इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च. सो ये काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, यहाँ पे सोशल साइंस की रिसर्च का काम होता है. जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वैसे ही ये सोशल साइंस की रिसर्च के लिए ICSSR है. अब क्वेश्चन ये आता है, ये सारे के सारे MHRD के अंदर है, सारे के सारे ही हैं, बट ऑप्शंस में देयर इज अ डिफरेंट ऑप्शंस. अभी उन्होंने ध्यान रखना, उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट आर द रेगुलेटरी बॉडीज. दे आर नॉट आस्किंग यू कि इनमें से कौन कौन MHRD के अंदर है. दे आर आस्किंग यू कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है MHRD के अंदर. सो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा दैट दीज आर नॉट द रेगुलेटरी बॉडी. सारी की सारी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं और कुछ नहीं है. सारी MHRD के अंदर तो है बट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है. So you have to learn all these regulatory body. इनके नाम रट्टा मार लो, इनकी full forms रट्टा मार लो. MHRD के अंदर ये different है. One is UGC, AICTE, NCTE, National Council for Teacher Education, NCERT, National Council for Education Research and Training. MCI is Medical Council of India, Dental Council of India, Pharmacy Council of India, Bar Council of India. CCIMR is Central Council for Indian Medicine. Then INC, Indian Nursing Council. RUSA is Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan. COS, Council of Architecture. ये सारी regulatory bodies हैं. These are regulatory bodies under MHRD. और कुछ और भी हैं. These are some of them.
Rehabilitation Council of India, DC Distance Education Council, ICAR is Indian Council of Education Research, CCH is Council of Homeopathy, Central Council of Homeopathy. सो रिमेंबर ये सारी जितने भी नाम दिए हुए हैं सारे के सारे आपके MHRD के अंदर है, बट हायर एजुकेशन की और रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए. सो रेगुलेटरी बॉडी में यूजीसी आएगा, AICTE आएगा और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल आएगा. ये ICSSR भी नहीं है, नीपा भी नहीं है. सो दैट्स व्हाई माय आंसर इज BCD. ये दोनों MHRD के अंदर ही एस्टैब्लिश हुए हैं, बट दे आर नॉट रेगुलेटरी बॉडीज. क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? अभी ये बताओ, ये तो देखो याद करने वाला क्वेश्चन है. 35 क्वेश्चन बताओ. इसके तो बस फॉर्मूलेज याद करने हैं आपको. ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज ट्राइंगल. स्क्वायर का क्या होता है? साइड का स्क्वायर. उसके बाद नेक्स्ट आता है रोम्बस. रोम्बस में होते हैं आपके, रोम्बस में डायगोनल्स की बात होती है, सो इसलिए यहाँ पे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है. और पैरेललोग्राम में आपका होता है बेस इंटू में हाइट, सो बेस इंटू हाइट. सो दैट्स व्हाई माय आंसर इज बी. ए का 3, ए ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 होगा एंड डी का 1 होगा. इट्स नॉट शबनम, इट्स नॉट 3, इट्स बी. बी आंसर है. बी आंसर है. याद रखना जो रोम्बस होता है उसमें डायगोनल्स की बात होती है, पैरेललोग्राम में नहीं होती. पैरेललोग्राम में तो डायगोनल्स होते ही नहीं है, मतलब पैरेललोग्राम में ऐसा होता है स्ट्रक्चर. सो ये इसका हाइट होता है, ये इसका बेस होता है. सो बेस इनटू हाइट इज पैरेललोग्राम, और डायगोनल्स हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर जैसा सा कुछ कुछ होता है, उसके अंदर हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दैट इज रोम्बस. क्लियर है? सो आंसर वुड बी 2. साइड में थोड़े से और याद रख लो. रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. कोन, कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एंड योर स्फीयर, स्फीयर जो होता है, स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर. और जो आपका हेमीस्फीयर होता है उसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये कुछ कुछ एरियाज है एक्स्ट्रा, इनको भी याद रख लेना, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है. हाँ, स्क्वायर क्या बोल रहे हो आप? एरियाज, वॉल्यूम भी याद कर सकते हो, यू कैन लर्न दैट टू. एरिया और वॉल्यूम, इन कॉमन कॉमन चीजों का याद कर लो. ठीक है, अब 36 क्वेश्चन बताओ. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 if the number is formed by its last two digit is either 00 or 25, तब वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा? देखो, पहली चीज 25 का सॉल्युबिलिटी कह रही हूँ, 25 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट के टू नंबर्स इधर. देखो 5 होता है, 25 होता है. 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट डिजिट या तो 5 हो या लास्ट डिजिट 0 हो, बिकॉज 5 इज जस्ट अ सिंगल नंबर. 25 दो नंबर का बना है, तो इसलिए हम इसकी लास्ट की दो डिजिट देखते हैं. So either last two digits are 0, or it is 25, or it is 50, or it is 75. Then it is divisible by 25. ये 25, 50, 75, all these are divisible by 25. So I can say either the last two digits are 0 or the last two digits are divisible by 25. So 5 के रूल में 5 या 0 होना चाहिए लास्ट में, 25 में 0 0 या फिर 25 या 25 का divisible. So a number is divisible by 25 if number formed by its last two digit is either 0 or it is divisible by 25. So this statement is correct. ठीक है, क्लियर है ना सबको कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16. अब देखो 16 या कोई भी ऐसी 2 टू द पावर समथिंग हो, जैसे कि 2 to the power 1,
2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। आपको कभी भी जब 2 की पावर का आपको डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है तो कुछ नहीं होता। 2 to the power n का रूल क्या होगा कि चेक करो लास्ट n डिजिट्स, लास्ट n डिजिट्स को चेक करो, लास्ट n डिजिट्स को चेक करो। अगर वो n डिजिट्स, जो वो n डिजिट्स हैं, अगर वो इस नंबर से डिविजिबल होंगी तो हम बोलेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। सपोज आई एम सेइंग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है। सो 4 को आई कैन राइट इट डाउन लाइक 2 to the power 2। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इसकी पावर n है, मतलब लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल होंगी तो हम बोलेंगे ये नंबर 4 से डिविजिबल है। सपोज 8 दिया हुआ है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कोई मुझसे पूछ रहा है, 8 को आई कैन राइट इट डाउन लाइक 2 to the power 3। so last 3 digit numbers if they are divisible by 8 then it is divisible by 8। Now question comes 16। So 16 हुआ 2 to the power 4। So last 4 digits if divisible by 16 that number is divisible by 16। So a number is divisible by 16 if the number formed by its last 4 digit is divisible by 16। So this statement is true or false? सही है गलत है? इट इज ट्रू। अगर कोई मुझसे 32 का पूछ ले डिविजिबिलिटी रूल, 32 को आई कैन राइट इट डाउन लाइक 2 to the power 4, 2 to the power 5। सो इसका मीनिंग क्या होगा, लास्ट 5 डिजिट्स डिविजिबल बाय 32, तो वो 32 का डिविजिबिलिटी है। इस ये आपका एक कॉमन रूल है 2 के मल्टीपल, 2 के वैल्यूज का। तो बोथ दीज आर ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct। So first would be your answer। क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बताओ 37 को सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 2 minutes, सॉल्व दिस क्वेश्चन। A train is traveling at a speed of 96 km per hour. It takes 3 seconds to enter a tunnel and 30 seconds more to pass through it completely. Which of the following statements are correct? Just try this question.
सॉल्व कर रहे हो या ऐसे ही आंसर देख के बता रहे हो? जो लोग आंसर बता रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हो कि देख के बता रहे हो? सॉल्व किया, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्कस करा होगा, आई होप सुमित सर ने जब पढ़ाया होगा। किसी ने डिस्कस करा है क्वेश्चन? एनीवन हैज डिस्कस? हाँ वही मैं बोल रही हूँ, सर ने डिस्कस करा होगा। चलो लेट मी हेल्प यू, देखते हैं जिसको नहीं समझ आया। A train is traveling at a speed of 96 km per hour. 96 km per hour is the speed. It takes 3 seconds to enter a tunnel. There is one tunnel. ये एक टनल है, इसके अंदर एंटर करने में इसे 3 सेकंड लगे और 30 सेकंड्स और लगे इसको इसमें से कंप्लीटली पास करने में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अभी देखो क्वेश्चन में सेकंड्स है और ऑप्शन में मीटर 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 है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, बिना सोचे समझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो 96 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, सो 1000 मीटर एंड 1 आवर इज 3600 सेकेंड। तो इसको जब मैं सॉल्व कर दूंगी, माई आंसर वुड कम आउट टू बी 26.67 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको फर्स्ट स्टेप में ही कर देना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस मीटर में हैं और सेकंड्स में हैं। सो आप यहाँ पे इसको किलोमीटर पर आवर में नहीं रख सकते हो। सो पहले स्टेप में ही इसको उसको कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, इतना समझ आया सबको? इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? यस और नो, कि हमने क्यों कन्वर्ट करा? वरना हमें हर बार बार हमें इसको अलग से कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए बेटर कन्वर्टेड इट इनटू फर्स्ट को। अब देखो, इट टेक्स, एक टनल है, देयर इज वन टनल, इट टेक्स 3 सेकेंड टू एंटर अ टनल। अगर एक ट्रेन बाहर थी, ठीक है, वो बोल रहा है इस ट्रेन को अंदर आने में 3 सेकेंड लगे हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इतनी लंबी अगर ट्रेन थी तो उसको यहां से यहां आने में 3 सेकेंड लगे हैं, या फिर यहां से यहां आने में 3 सेकेंड लगे हैं, या यहां से यहां आने में 3 सेकेंड लगे हैं। व्हाट डज इट मीन? इट टेक 3 सेकेंड टू एंटर अ टनल, मतलब इसको इस टनल में एंटर करने में कितने सेकेंड लगे हैं? कौन? तो मुझे बताओ कि ये पहला, ये ए ठीक है, बी सही है, सी सही है। इट टेक 3 सेकेंड टू एंटर अ टनल, मतलब एक टनल के अंदर घुसने में इसको 3 सेकेंड लगे हैं। इस पॉइंट से यहां तक आने में इसे 3 सेकेंड लगे होंगे। ए इसका मीनिंग है या नहीं है? टेल मी दिस, इसका मीनिंग ए है या नहीं है? यस और नो? किसी को डाउट है कि ये ए क्यों होगा? एनीवन हैज एनी डाउट? ए होगा ना, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको 3 सेकेंड लगे इतनी जगह को कवर करने में। ये जो डिस्टेंस है क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ योर ट्रेन। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम, the speed is my 26.67 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम है 3 सेकेंड, तो इसको सॉल्व करके जो डिस्टेंस आएगा, क्या वो मेरा डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन होगा या नहीं होगा? Will it be the distance of train or not? Yes, it would be distance of train. Yes, it would be length of the train. So इसको solve करके approximately 80 meter would be my answer. So the length of the train is, length of the train is 80 meter. This is correct. ठीक है, डी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये समझ आया सबको? Is it clear to everyone? Yes or no? Yes or no? Clear है नहीं clear? Is it clear to everyone? Clear. अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो।
ये टनल है, दिस इज टनल। ये ट्रेन यहां से यहां आ गई 3 सेकंड में, ट्रेन अंदर आ गई। अब आगे क्या लिखा है, एंड 30 सेकेंड मोर। अब उसे 3 सेकेंड मोर लगेंगे टू कंप्लीटली पास थ्रू इट। अब मुझे एक चीज बताओ, वो बोल रहा है कंप्लीटली पास करने में उसे 30 सेकेंड लगे हैं, मतलब यहां से लेकर आगे 30 सेकेंड लगेंगे। कब तक, जब वो कंप्लीटली पास हो जाएगी, मतलब जब वो इस तरीके से बाहर चली जाएगी। ये टाइम 30 सेकेंड है या नहीं है, कि जब ये ट्रेन यहां से बाहर निकल जाएगी तब तब तक 30 सेकेंड लगे हैं। यस और नो, यस और नो। इट टेक 30 सेकेंड मोर टू पास थ्रू इट कंप्लीटली। तो इसको ये टाइम लगा 30। अभी अगर ट्रेन को एंटर करने में 3 सेकेंड लगे हैं तो ट्रेन को बाहर निकलने में कितना टाइम लगा होगा। अगर ट्रेन को एंटर करने में यहाँ 3 सेकेंड लगे हैं तो ट्रेन को बाहर निकलने में 3 सेकेंड लगे होंगे। यस ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां से लेकर टनल के स्टार्टिंग से लेके टनल के लिए एंड तक कितना टाइम हुआ, 30, 27 की 33, क्या कितना टाइम हुआ, 30 हुआ, 27 हुआ, या फिर 33 हुआ। आई एम सेइंग यू टनल, टनल की लेंथ की मैं बात कर रही हूँ। टनल की लेंथ का टाइम कितना होगा, इसको क्रॉस करने में, इस टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम होगा। 33 तो क्या है, 33 है अगर मैं शुरू होती हूँ यहां से शुरू हुई मैं, ठीक है, 3 सेकेंड और प्लस 30 सेकेंड, दिस टोटल इज 33 सेकेंड। बट क्या ये 3 सेकेंड टनल की लेंथ में इंक्लूडेड होंगे, will this 3 सेकेंड इंक्लूडेड इन टनल और नॉट, नहीं होंगे ना। तो टनल में ये 3 और ये बचे हुए 27, तो 30 सेकेंड ही इंक्लूड होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि टनल की लेंथ के लिए मुझे 30 सेकेंड लगेंगे। सो जब मैं 30 सेकेंड पुट करूंगी 26.67 मल्टीप्लाई बाय 30 सेकेंड, तो मेरा जो एक्स डिस्टेंस आएगा वो 800 मीटर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज करेक्ट, लेंथ ऑफ द टनल इज 800 मीटर, ये करेक्ट है। एंड टनल इज लॉन्गर देन ट्रेन, सो बी, डी एंड ई आर करेक्ट। सो 4 would be the answer. Is it clear to everyone? Is this question clear to everyone? Clear है ना सबको? Now tell me the answer of question number 38. 38 का क्या आंसर होगा? Compilers are software, touchscreen monitors are input or output device. टच स्क्रीन मॉनिटर जो होते हैं वो इनपुट आउटपुट, सेकेंड इक्वेशन रिपीट मैम, ओके आई एम रिपीटिंग। कहाँ गया मेरा माउस, ये कहाँ गया, देखो सेकेंड सिचुएशन से इसका मीनिंग था, मैंने बोला ये एक टनल है, दिस इज माय कंप्लीट टनल, ट्रेन को अंदर आने में लग रहे हैं 3 सेकेंड, यहां से यहां आने में इसे लग रहा है 3 सेकेंड्स। अब इसे 30 सेकेंड और लग रहे हैं शुभम, कि उसे वो कंप्लीटली यहां से बाहर चली जाए। मतलब ये जो ट्रेन है अब वो यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे, तो इसको टोटल 30 सेकेंड्स लगे, यहां तक 30 सेकेंड्स लगे। तो अगर मुझे टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम निकालना है, तो वो टाइम कहाँ होगा, यहां से लेके यहां तक वाला। यस और नो शुभम, अगर मुझे टनल की लेंथ निकालनी है तो टनल का टाइम कितना होगा, यहां से लेके यहां। इसको अंदर आने में 3 सेकेंड लगे हैं, तो क्या बाहर जाने में 3 सेकेंड लगे होंगे, नहीं लगे होंगे। अगर अंदर आने में 3 सेकेंड लगे हैं तो बाहर जाने में भी 30 सेकेंड लगे होंगे। तो ये टोटल है 30, सो सिर्फ इतना सा कितना होगा, 27। सो 27 प्लस 3, टोटल टाइम लगा 30 सेकेंड। क्लियर है। तो डिस्टेंस अपॉन 30 सेकेंड इज इक्वल टू 26.67। क्लियर हुआ अभी शुभम आपको, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है। अब देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, टेल मी विच आर करेक्ट। पहले बताओ, टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट जिससे हम इनपुट देते हैं और आउटपुट जहां हमें रिजल्ट दिखता है।
इज माई कीबोर्ड अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस? कीबोर्ड क्या होगी? इनपुट आउटपुट। कीबोर्ड और इनपुट। उसके बाद मॉनिटर, मॉनिटर इनपुट आउटपुट, मॉनिटर इज आउटपुट। नेक्स्ट नेक्स्ट, स्कैनर, स्कैनर क्या होगी? स्कैनर, स्कैनर में आप इनपुट भी दे सकते हो, आप पेज रखोगे वो अंदर जाएगा और फिर आपको बाहर उसका नहीं, इट इज अ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इट्स अ इनपुट डिवाइस। आउटपुट तो आपको वहां दिख रहा है, इनपुट, इट्स अ इनपुट डिवाइस। प्रिंटर एंड स्कैनर, जिसमें प्रिंटर भी होता है स्कैनर भी होता है। प्रिंटर एंड स्कैनर, प्रिंटर एंड स्कैनर बोथ आर इनपुट एंड आउटपुट। जो ऐसे सिस्टम, यस, तो टच स्क्रीन मॉनिटर, तो मॉनिटर टच स्क्रीन है तो मैं उसको ऐसे दे रही हूँ इनपुट, इनपुट भी दे रही हूँ और आउटपुट भी दे रही हूँ। सो इट्स अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, दिस इज करेक्ट। कंपाइलर, यस, कंपाइलर आर सॉफ्टवेयर। क्या करते हैं कंपाइलर? कंपाइलर आर द सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो मेरी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो मेरी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो मैं देती हूँ कमांड, जैसे कि C++, Java, Perl, Python, these are all high level language. So there are two software, one is compiler and one is interpreter. Compiler क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को एक ही स्टेप में बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, इन अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हाई लेवल को बाइनरी लेवल में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, shit,
Is my voice audible? Is my voice audible? ओके 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 ठीक है. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ, इम्पाइलर और इम्पाइलर और कंपेलर. इम्पाइलर क्या था? इम्पाइलर वो था जो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बहुत सारे स्टेप में, मल्टीपल स्टेप में. वेयरएज जो मेरा वो बोला होता है कंपाइलर, कंपाइलर क्या कर देता है? एक ही स्टेप में उसको कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो याद रखना, इम्पेलर कन्वर्ट इनटू अ सिंगल स्टेप और इंटरप्रेटर विल कन्वर्ट इनटू मल्टीपल स्टेप. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे मैं बोलती हूँ असेंबलर. व्हाट डज असेंबलर स्टैंड फॉर? असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हेल्प करता है मुझे असेंबली लेवल लैंग्वेज विच इज मशीन लेवल लैंग्वेज, जो मेरी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है ना, उसको कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में. तो मतलब इट इज द ऑपोजिट ऑफ योर व्हाट यू कैन से कंपाइलर और इंटरप्रेटर. सो असेंबलर, इंटरप्रेटर और आपके कंपाइलर तीनों आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसका वर्क आपको पता होना चाहिए. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाय, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं आ रहा. चलो, आपको समझ तो आया ना? मैंने कुछ अभी स्क्रीन दिख रही है? नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल? नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल, यस और नो? अभी स्क्रीन दिख रही है? यस और नो? यस, ठीक है. सो इसका आंसर हुआ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जस्ट रीड इट वंस. UGC in India has statutory responsibility for maintenance of quality and coordination of institution of higher education. Is it correct or not? Yes, it is true. UGC एक statutory body है जो higher education की quality को maintain करती है. हाँ, assembler convert करती है machine level language को high level language में. Yes, yes, शबनम, yes. So the first statement for statutory मतलब जो अकेले वर्क करती है, जो किसी कोई उसको ऐसे फालतू के एडवाइसेस नहीं देता. स्टैट्यूटरी मतलब वो अलग से एक बॉडी है जो कि अपना काम करेगी. ठीक है, ठीक है शुभम. So it is a statutory body. Yes, it's autonomous. Yes, you can say autonomous and statutory both are same. Next statement. The NCT being a regulatory body for teacher education come under the control of UGC. Yes or no? Yes or no? NCT is National Council for Teacher Education. नहीं, जो नेशनल काउंसिल फॉर यूजीसी हमने बोला हायर एजुकेशन के लिए काम करती है. इट डजंट वर्क फॉर स्कूल लेवल उसके लिए. यूजीसी एंड एनसीटी वर्क फॉर हायर एजुकेशन के लिए, मतलब कॉलेज लेवल के लिए. एनसीटी इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. इट इज एट द स्कूल लेवल. जो स्कूल लेवल के टीचर्स होते हैं उनके लिए ये काम करती है. सो एनसीटी जो होती है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो टीचर के एजुकेशन को गवर्न करती है. बट ये आती है एनसीईआरटी के अंडर, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. इट इज अंडर एनसीईआरटी. इट इज नॉट अंडर यूजीसी. क्लियर है? एनसीटी इज अंडर एनसीईआरटी. इट इज नॉट अंडर. नॉट न्यू फैक्ट फॉर टुडे. ठीक है. So NCT will come under your NCERT. It is not. It will not come under your that. So accordingly, my answer would be statement 1 is correct, whereas statement 2 is false. So the answer is 3. Clear? Is this question clear to everyone? Is this question clear to everyone? ये बताओ. Wherever there is a smoke, there is a fire. There is smoke in Mr. Verma chamber. There must be a fire in this. ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हम यूज करते हैं. किस किसके लिए यूज करते हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो भाषा इज फैलेसी. फैलेसी तो आता ही नहीं. दिस इज अंडर योर प्रमाण. प्रमाण के अंदर होता है. मैंने आपको कल समझाया था एक चीज, याद हो अगर आपको. अनुमान. अनुमान होता है एक एजुकेटेड गेस. वेयर एज जो हमारा दूसरा था, दूसरा कौन सा था जो जो रॉन्ग गेस था?
जो वाइल्ड गेस था, वाइल्ड गेस का नाम क्या था, किसी को याद है? अनुमान था जो एजुकेटेड गेस था, वाइल्ड गेस क्या था, पहले मुझे ये बताओ। अर्थपटी, यस, वाइल्ड गैस वाज अर्थपटी। सो अगर स्मोक है तो इसका मतलब वहां फायर होती है, ये एक नोन फैक्ट है जो हमें पता है। अब इस नोन फैक्ट को मैं यूज करके, देयर इज स्मोक इन, स्मोक दिखी मुझे इसके चैम्बर में, तो मैंने बोला अपनी नॉलेज से कि फायर होगी वहां पे, तभी वहां पे मैंने फायर देखी नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि स्मोक है तो स्मोक फायर की वजह से होगी। तो क्या ये मेरा एक एजुकेटेड गेस है या नहीं है? इज इट अ एजुकेटेड गेस और नॉट? मैं देख थोड़ी रही हूँ, परसेप्शन थोड़ी हो रहा है। ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने जब इंडियन लॉजिक पढ़ा होगा तो उसके अंदर पढ़ा होगा, अनुमान के अंदर, कि जहां पे भी स्मोक होती है हम उसे इंटरप्रेट करते हैं कि देयर मस्ट बी अ फायर, फायर एट दैट प्लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ एजुकेटेड गेस। सो दिस इज द अनुमान, अनुमान के अंदर आता है। अनुमान होता है इम्प्लीकेशन और इन्फरेंस निकालना। अब जो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, अनुमान दो काइंड के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज व्यपति एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज पक्षधर्माता। दीज आर टू काइंड ऑफ अनुमान, अनुमान के काइंड है। सो इसीलिए मेरा आंसर फोर्थ होगा अनुमान, क्योंकि इट इज अंडर व्यपति, इज अंडर अनुमान। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं समझ आई तो मैं आपको एक बार बोलूंगी, लास्ट ईयर जब भी मैंने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया था, एक बार उसका लॉजिकल रीजनिंग वाला एक या 1 आवर का ही होगा आई गेस, हेतु भाषा और लॉजिकल रीजनिंग दोनों मिला के 2 आवर की लेक्चर होगा। जस्ट सी इट वंस, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इनके अंदर, सो जस्ट सी दैट वंस, उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2020 जो मैंने पढ़ाया, नहीं समझाए, क्या नहीं समझाए? ए इसलिए नहीं है क्योंकि ए में मेरे को सेंस ऑर्गन के थ्रू मेरे को कोई चीज पता लगानी होती है। अगर मैंने स्मोक देखी होती तो मैं बोलती कि हाँ दिस इज द परसेप्शन। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि ये एक फैक्ट है कि वेयर एवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। तो अगर सिर्फ ये दो स्टेटमेंट होती ना, ये दो, अगर ये नहीं लिखा होता, अगर सिर्फ ये लिखा हो देयर इज स्मोक इन मिस्टर वर्मा चैम्बर सो देयर मस्ट बी फायर, तो इसका मीनिंग क्या होता कि किसी ने मुझे बोला कि स्मोक है तो मैंने बोल दिया कि वहां फायर होगी। क्यों फायर होगी? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता है, मैंने सीखी हुई है ये चीज, कहीं ना कहीं मैंने ये पॉइंट सीखा है कि जब भी स्मोक होगी मतलब वहां कहीं ना कहीं एसोसिएटेड फायर होगी। दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो दिस इज इम्प्लीकेशन। परसेप्शन में क्या होता है, आप कोई चीज देख रहे हो, आप देख के सीख रहे हो, आप कोई चीज सुन के सीख रहे हो, आप कोई चीज टच करके सीख रहे हो, बट जो आप अभी सीख रहे हो, बट आपने कोई एक पुराना फैक्ट सीखा हुआ था और उसको यूज करके आप अभी इन्फरेंस निकाल रहे हो, तो दैट विल कम अंडर अनुमान, नॉट परसेप्शन। परसेप्शन इज व्हेन यू आर राइट नाउ लर्निंग बाय सीइंग थिंग्स, देख के चीजों को या सुन के या टच करके अभी चीजों को सीख रहे हो, दैट इज परसेप्शन। बट यहाँ पे क्या है, आपने पास्ट में कोई चीज सीख रखी है और उस नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे हो अभी यहाँ पे, सो दैट इज अनुमान। और अनुमान दो काइंड के होते हैं, वन इज व्यपति एंड अनदर वन इज पक्ष धर्माता। क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है नहीं क्लियर? मैं आपको एक बार एडवाइस करूंगी, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैक्सिमम 2 आवर्स होगा हेतु भाषा एंड योर लॉजिकल रीजनिंग। जस्ट सी दैट लेक्चर 1 उसमें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मिडिल टर्म इसमें ना, व्यपति पक्ष धर्माता में मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, ये सब चीजें होती हैं। जितना मैंने उन दो वीडियोस में पढ़ाया, आई गेस दो होंगी या एक है या दो है, मुझे ध्यान नहीं है। तो लास्ट लास्ट की वीडियो होंगी लॉजिकल रीजनिंग का, आई गेस लास्ट और सेकेंड लास्ट वीडियो होगी। जस्ट सी दैट वंस, एक बार उसको देख लेना, अदरवाइज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यूजुअली दो क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे इससे, एक ये वाले टॉपिक से, फैलेसीज और इससे परसेप्शन से। जस्ट सी दैट वंस। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता, देन टेल मी, आई विल टीच दैट टॉपिक टू यू, बिकॉज अभी वो नहीं पढ़ाया जाएगा 1 मिनट में, नहीं मैं वो पूरा टॉपिक, क्योंकि पढ़ाऊंगी तो फिर पूरा ही टॉपिक पढ़ाऊंगी ना। जस्ट सी दैट वंस, अगर नहीं समझ आए तो लेट मी नो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? बिकॉज यहाँ पे मैं परसेप्शन इसलिए आंसर नहीं, क्योंकि परसेप्शन में मैं अभी सीख रही हूँ नॉलेज को, यहाँ पे मैंने पुरानी कोई नॉलेज को यूज करके अपना आंसर दिया है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन, yes or no?
अच्छा, आई विल टेक 10 more minutes। अगर आप लोग कहो तो मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि 41 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट 5 तो कॉम्प्रिहेंशन है, उसको डिस्कस करने का नीड नहीं है। सो अगर 5 minutes और ले सकते हो क्लास तो मैं खत्म कर देती हूँ। बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तो। इफ नो प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे कंप्लीट करना था, बट वो मेरा लैपटॉप इतना प्रॉब्लम कर रहा था बीच में, इसलिए हो नहीं पाया। ठीक है, चलो बताओ फिर। दिस इज लाइक फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार आंसर, देखो अगर आता है तो। The three greatest challenges facing higher education in India are described by FICCI 2020 are expansion, equality, and excellence. Which, while all three issues indicated in statement one are interlinked, equality to a large extent is dependent on ex- expansion and access. देखो, फिकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर। फिकी मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर of Commerce and Industry. FICCI is Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. It is a higher education summit. एक summit हुआ था 2012 में जिसने रिपोर्ट करा था कि हायर एजुकेशन के ठीक से ना होने के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। 3 इश्यूज आर एक्सपेंशन, इक्वालिटी एंड एक्सेलेंस। एक तो एक्सपैंड नहीं कर रहे हम अपनी पढ़ाई को, या तो हम एक्सपैंड करें, इक्वालिटी हो, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले चीजें सीखने की, और एक्सीलेंस कि जो पढ़ा रहा है उसी को ढंग से चीजें नहीं आती तो वो क्या पढ़ाएगा दूसरे इंसान को। एक स्टूडेंट को एक टीचर, जैसे एक ट्रेंड है जो मैं एक ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यूजुअली टीचिंग में आजकल वो लोग जाते हैं, जैसे हमारे टीचर्स भी हमें बोला करते थे कि टीचिंग में वो जाता है जिसको कुछ नहीं मिलता। बट टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें उन लोगों को जाना चाहिए विच एक्चुअली लाइक टीचिंग, जिनको सब कुछ मिल रहा है स्टिल वो छोड़ के टीचिंग में जा रहे हैं। उस इंसान को टीचिंग में जाना चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज को उस जनरेशन को इम्पार्ट कर सके जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। बिकॉज अगर स्टूडेंट को नॉलेज ही अच्छी नहीं मिलेगी तो कोई फायदा नहीं है। सो दीज आर द 3 इश्यूज। आप कर रहे हैं इसके 3 इश्यूज उन्होंने रिपोर्ट किए फिस्सी ने। वन इज एक्सपेंशन, इक्वालिटी एंड एक्सेलेंस। So this first point is correct that the 3 greatest challenges facing higher education in India described by this is expansion, equality and excellence. So this is correct. अब उन्होंने क्या बोला कि excellence, expansion, excellence, equality. Next point क्या है? While all 3 issues indicated in statement 1 are interlinked, yes, all 3 are interlinked. Equality to a large extent is dependent on expansion and your expansion and access. So institutional के जो like अगर हम equality करेंगे ना तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब तुम अच्छी एजुकेशन भी कर दो, ठीक है, तुमने क्या किया, एक्सपैंड भी कर दिया, पढ़ाई को बढ़ा भी दिया, तुमने एक्सेलेंस भी दे दी, टीचर्स भी अच्छे रखती है। बट अगर आप इक्वालिटी नहीं कर रहे, आप भेदभाव कर रहे हो लोगों को पढ़ाने के लिए कि हाँ भाई ये पढ़ाएगा वो नहीं पढ़ाएगा, डिप्राइव सेक्शन जो सोसाइटी की आप उनको ही नहीं पढ़ने का ऑप्शन दे रहे, तो कोई फायदा नहीं है आपका एक्सपैंड करने का और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने का। तो सबसे बेस्ट होता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। जब तक बेसिक फंडा क्लियर नहीं होगा कि इक्वालिटी नहीं है पढ़ाई में या किसी भी चीज में, जॉब्स में जो मर्जी है, जब तक आप इक्वालिटी नहीं कर रहे हो ना, आप एक प्रॉब्लम, एक गैप वाइडन कर ही रहे हो। आप कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे टीचर्स ले आओ, कितना भी कुछ ले आओ, बट अगर इक्वालिटी नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं है उसका। सो इक्वालिटी इज समहाउ लिंक टू एक्सपेंशन एंड एक्सेस। मतलब एक्सपैंड करना और एक्सेस करना। एक्सेस मतलब सबको मिल रहा है, वो नॉलेज सबको मिल रही है। इक्वालिटी एंड इक्विटी, यस यू कैन से इक्विटी लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्विटी इज इक्वालिटी ओनली। कि अगर आप इक्वालिटी इक्विटी कर रहे हो, इक्वल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, यस इट इज इक्विटी, इट इज इक्विटी, बोथ आर सेम। इक्विटी इज कि आप इक्वल दे रहे हो। तो इक्वल देना कैसे, एक्सपैंड करना कि सबके पास पहुंचे और सबको एक्सेसिबिलिटी हो। तो ये दोनों इससे लिंक्ड है इक्विटी से। So the answer would be both. Is this question clear to everyone? Is this question clear to everyone? Is it
clear to everyone? Yes or no? Is it clear to everyone? Is my voice audible? Reply क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 42। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, पहले बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर और दे आर सॉफ्टवेयर, क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को सॉफ्ट कर रहा है। अगर आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा देन आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ बेसिक ऑफ योर कंप्यूटर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे मैं विंडोज चला रही हूँ, विंडोज हो गया, कुछ जो जिनका लैपटॉप एप्पल का होता है उसमें मैक होता है, कुछ लोग लिनक्स यूज करते हैं, कुछ लोग डॉस यूज करते हैं, कुछ लोग यूनिक्स यूज करते हैं। सो दीज आर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर ओपनिंग योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है विंडोज, डॉक, मैक, लिनक्स, यूनिक्स एंड दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर। So this statement is incorrect. Next is algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem. Is it correct? Is it correct? Algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem. Yes, algorithm एक ऐसा process होता है या ये set of rules होते हैं जो हम calculation में follow करते हैं कि किस तरीके से एक problem को solve करना step by step तरीके से. So algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem or solve any calculation. So this is correct. So statement 1 is incorrect, but statement 2 is true. So fourth would be the correct answer. क्लियर है? 42 क्वेश्चन क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ 43 इन अ सीरीज, देखो बी डी एच जे एन पी, बताओ क्या आएगा सीरीज में? एन पी। ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं ना तो बीच के गैप देखो, गैप क्या है? बी सी डी, ई एफ जी, एच आई जे, देन एन है, आई जे, फिर आ रहा है के एल एम, फिर एन, फिर एम एन ओ पी। मतलब पहले 1 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 1 का गैप। अब दोबारा देयर इज अ गैप ऑफ 3, पी के बाद क्यू आर एस, 3 का गैप, और फाइनली टी। तो टी वुड बी माई आंसर। +1 then +3, +1 +3 +1 +3. So the answer would be T. I hope it is clear to everyone. Is it clear to everyone? Clear. Then 44, ये भी सबको आता ही होगा इतना। 44 क्वेश्चन, इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया आईसीटी का, ये तो सबको पता ही होगा। इमेज कौन से फॉर्मेट में होती है? इमेज होती है जेपीजी, जेपीजी फॉर्मेट में होती है इमेज। यस। वीडियो MP3 क्या होगा? MP3 ऑडियो। उसके बाद डॉक क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग, जो डॉक्यूमेंट होता है। और वीडियो क्या होगा? MPEG। सो इट इज आंसर इज 2। इमेज इज JPG, JPEG एंड JPG बोथ आर सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद वीडियोस होती हैं आपकी MPEG। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म्स बता देती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, जस्ट राइट इट डाउन। ये है ना सबके पास? अगर ये है तो आप लोग उसी में से देख लेना। 43 44, देखो कुछ कॉमन कॉमन एक्सटेंशंस होते हैं इमेज का, जेपीजी, पीएनजी, ईएमएफ और जेपीजी। ये ई से ना एक्सपर्ट हटा देना, जेपीजी की फुल फॉर्म्स इनकी याद कर लेना, दे कैन आस्क यू। वीडियो के ये दो होते हैं MP4 एंड MPEG। दीज आर द टू डिफरेंट फॉर वीडियो मोस्ट कॉमनली यूज। एंड ऑडियो में होता है आपका MP3 विच इज MPEG ऑडियो लेयर 3, एंड वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट। ये सब याद कर लेना, इसकी ना फुल फॉर्म, जस्ट लर्न देम, फुल फॉर्म याद कर लेना। और ये सबसे कॉमन वाले हैं, ये है ना आप लोगों के पास? अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, किसको याद कर लेना, अगर है तो ठीक, नहीं है तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
है ना, तो आंसर है इसका 2, आंसर इज 2। जस्ट लर्न देम, उनकी ना डेफ फुल फॉर्म भी याद कर लेना, कभी कभी वो पूछ सकते हैं, वैसे पूछा नहीं है बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन दे कैन आस्क। आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, बाकी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। थर्ड आंसर है 46 का, उसके बाद 47 का है 2, 48 का है 4 और 1 एंड 2। 46, 47, 48, 49 एंड 50। जस्ट सी दिस। और कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक टेक्निक मैं आपको बोलूंगी। कॉम्प्रीहेंशन जब भी आपके पेपर में आता है तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, दीज आर 5 क्वेश्चन, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग 5 मिनट, एटलीस्ट यू हैव 5 मिनट। तो जल्दी जल्दी में पढ़ने का कोई नीड नहीं है, ये मत सोचना कि मेरे को अभी जस्ट 1 मिनट में पढ़ देना है। तो बिकॉज यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चन फ्रॉम दैट कॉम्प्रीहेंशन। अगर आपने एक बार में ठीक से पढ़ लिया ना, एक बार में 4 मिनट भी लगा दो, लेकिन एक बार में ठीक से पढ़ लिया ना, तो आप 500 आंसर एक ही गो में कर लोगे। सिर्फ ऐसे नहीं ऊपर से आंसर ढूंढो, फिर ऊपर ऊपर से पढ़ के दूसरे का आंसर ढूंढो, फिर ऊपर ऊपर से पढ़ के तीसरे का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कॉम्प्रिहेंशन में। यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट्स आपके पास हैं, सो यू कैन इजिली स्पेंड 4 मिनट्स रीडिंग अ कॉम्प्रिहेंशन एंड आफ्टर दैट आप ट्राई करना इस ऑप्शन, इस आंसर को। अदरवाइज देयर इज नो नीड कि भागना नहीं है, बस एक ही छोटा सा ट्रिक है मेरी साइड से जो आपको फॉलो करना है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अभी क्लियर है ना सबको? सो अभी आपका नेक्स्ट क्लास भी है, तो मैं फटाफट एंड करती हूँ वीडियो। एक बार वो जरूर बोलूंगी मैं आपको कि एक बार अनुमान और वो जरूर देख लेना, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो विद दिस आई विल एंड अप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, दिस क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।